मायके में आंसुओं की थाली वर्सेस ससुराल में मुस्कानों की रसोई। माँ कहाँ हो माँ? क्या है, क्यों आवाज लगा रही है? बाहर से ही लड़कियां चिल्लाते हुए नहीं आती, तुझे बताया है ना मैंने, नहीं तो लोग गलत समझ लेते हैं। माँ माफ कर दो, लेकिन माँ एक बहुत ही बुरी बात हो गई है। माँ आज मुझे मैम ने स्कूल से भगा दिया। आपने तो मेरी फीस जमा की थी ना, तो उन्होंने मेरा नाम क्यों काटा? आज जब मैं स्कूल गई तो मैडम ने बोला कि तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने ही तेरा नाम कटवाया है, आया समझ? आपने कटवाया है, लेकिन क्यों माँ? वो इसलिए क्योंकि अब तू आगे को पढ़ाई नहीं करेगी। अब जो तेरी फीस गई है उसमें तेरा भाई तेरे स्कूल में पढ़ेगा। तूने पढ़ लिया, बस लड़कियों के लिए 7-8 क्लास बहुत है पढ़ने को। बस लिखना और पढ़ना आ जाना चाहिए तो काफी है। कौन सा हमें तुझसे नौकरी करवानी है? माँ आप ये किस तरह की बातें कर रही हो? अच्छा, अब तू बताएगी कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। चुपचाप अपना बैग यहाँ को डाल और आज से तू घर के काम सीखेगी। बहुत हो गई पढ़ाई, अब तू लड़कियों वाले काम सीख। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा रसोई संभालना आना चाहिए। माधुरी की बात को सुनकर मल्लिका चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। माधुरी एक बहुत ही छोटी सोच की औरत थी, जिसके घर वालों का मानना था कि सारी आजादी बस लड़कों के पास होनी चाहिए। इसी माहौल में माधुरी खुद बड़ी हुई और वो अपनी बेटी को भी इन्हीं सब बेड़ियों में बांधने वाली थी। आज ही के दिन से मल्लिका की पढ़ाई छूट गई और अब मल्लिका घर के काम करने पर ध्यान देती थी। मेरे हाथ तो महा साबुन से छिल जाते हैं, मैं क्या करूं? और ज्यादा बर्तन धोने लग। जब तू ज्यादा धोएगी तो हाथों को उसकी आदत बन जाएगी और ये खराब नहीं होंगे। पत्थर बन, फूल नहीं, समझ आया? ठीक है माँ। मेरी उम्र की लड़कियां, मेरी सहेलियां सभी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई हैं। उनकी माँ को नहीं लगता कि उन्हें भी उनको स्कूल से हटा लेना चाहिए? अगर रसोई ही है लड़कियों की जरूरत और पहला कर्तव्य, तो बस ये मुझ पर ही क्यों लागू हो रहा है? मल्लिका के मन में ऐसे ही सवाल जागते थे, लेकिन इन सभी सवालों का उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब मल्लिका बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके घर का माहौल आज भी वैसा ही था। वहां मल्लिका की किसी को भी कोई वैल्यू महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो एक लड़की थी। ऐसे ही आज के दिन मल्लिका सफाई कर रही थी कि तभी उसके पास उसकी सहेली का फोन आया। हेलो, हाँ बोल पूनम। हेलो मल्लिका, तू ही बोल रही है ना यार? मैं ही हूँ। तू मेरी आवाज को भी नहीं पहचान रही है पागल? अरे नहीं यार, वो ज्यादातर तेरी माँ ही फोन उठाती है ना, इसीलिए मैंने पूछना जरूरी समझ लिया। अच्छा ये बता कि नया साल शुरू होने वाला है, तू पार्टी करेगी क्या? नया साल पार्टी? नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा वैसे जानती है कि आज के दिन मेरी तो पार्टी हो ही रही है। पूछ कैसे? कैसे? माँ ना मेरे मनपसंद चिकन बना रही है। क्या बात है, तेरे तो मजे आ गए फिर। तुझे तो वैसे ही चिकन ना जाने कितना ज्यादा पसंद है। चल अच्छा है, तो तू नहीं कर पाएगी पार्टी। फिर मैं मना कर दूं आरती से कि तू नहीं आ रही है? हाँ कर दे। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरी माँ कभी भी इस बात से राजी नहीं होंगी कि मैं पार्टी वार्टी करूँ। मल्लिका क्या कर रही है? सफाई कर ले, अभी हुई कि नहीं तेरी फोन की बात पूरी? हाँ माँ, बस हो गई बात। चल पूनम, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, माँ को गुस्सा आ रहा है, वो मुझे ऐसे बात करने नहीं देती हैं, और काम के वक्त तो फोन को हाथ में रख ही नहीं सकती हूँ मैं। चल मैं रखती हूँ। हाँ, झाड़ू लगा रही है, लेकिन इस लड़की की मस्ती को तो देखो, फोन पर बातें करने से फुर्सत नहीं है। चल अब जल्दी से सफाई को पूरा कर और फोन दे इधर को। माँ पूनम थी फोन पर। ये लो माँ। मल्लिका अपनी माँ के काबू में कुछ ज्यादा ही होकर रहती थी। मल्लिका ने फोन भी माधुरी को दे दिया, जिसके बाद वो अपनी झाड़ू को पूरा करने लगी। अरे वाह, आज तो माँ चिकन बना रही है, और वो भी मेरा मनपसंद अचारी चिकन। आज तो मैं जमकर खाना खाऊंगी। मुझे तो बस अब जल्दी से खाना बन जाने का इंतजार है। मल्लिका खाना बनने का इंतजार करने लगी। उसे चिकन खाना बेहद ही पसंद था। कुछ ही देर के बाद दोपहर हो गई और अब खाने का वक्त हो चुका था। मल्लिका का बाप हरिओम खाना खाने को आ गया था और अरे माधुरी, आज अपने बेटे के लिए खाना नहीं निकालना? क्यों जी, क्यों ना निकालूं मैं अपने लाडले के लिए? नया साल शुरू होने वाला है ना, तो क्या है कि हमारा केशव अपने दोस्तों के साथ आज बाहर निकल गया है। रात तक आएगा तो खाना वाना कैसे खाएगा? लो कर लो बात। यहाँ मैंने इतने मन से उसी के लिए ये खाना बनाया और खुद अपने दोस्तों के साथ है। ये लीजिए, आप तो खाना शुरू कीजिए। माँ मुझे भी दो ना, अब इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ दे रही हूँ। खुद तो यहाँ सज कर बैठ गई है, ये फिक्र नहीं है कि माँ बाबा खाना खाएंगे तो उनके आगे खाना लगा दे। अपना अपना दिखाई दे रहा है बस तुझको, तो रुकलाती हूँ। मल्लिका के लिए माधुरी एकदम छोटी सी प्लेट में खाना लाई, जिसमें भी उसने उसकी प्लेट में चिकन अचारी की बस तरी निकाली थी और उसमें एक भी चिकन का पीस नहीं था। ये ले। ये क्या माँ, इसमें तो बस तरी ही तरी है, इसमें एक भी चिकन का पीस नहीं है माँ। हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, अंधी नहीं हूँ मैं, और जानकर ही मैंने तेरी प्लेट में बोटी नहीं निकाली।
क्यों माँ, क्यों नहीं निकाली? आपको ये तो याद नहीं रह गया कि मैं चिकन नहीं खाती हूँ? वो माँ, मैं मटन नहीं खाती हूँ, चिकन तो खा लेती हूँ। चुप कर, कितना बोलेगी? मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मेरा बेटा आज यहाँ नहीं है और मैंने उसके लिए बढ़िया सा सालन बचा कर रखा। अगर तुझे बोटी दे देती तो उसके सालन में 1-2 बोटी कम हो जाती। अब समझ में आया? और वैसे भी तुझे क्या जरूरत है चिकन खाने की? ताकत की जरूरत तो मेरे बेटे को है ना कि तुझे। क्यों है ना? इसीलिए तू बस यही खा। वैसे भी अगर ज्यादा बोटी खाएगी तो मोटी हो जाएगी और मोटी लड़की के लिए आसानी से रिश्ता नहीं मिलता है। इसलिए अपने बारे में तो लड़कियों को शादी से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। समझ आया? माधुरी ने एक सांस में अपनी पूरी बात को बोल दिया। बेचारी मल्लिका के समझ नहीं आया कि अब वो अपनी माँ से क्या बोले। उसका बहुत ज्यादा मन था चिकन अचारी खाने का, लेकिन उसको उसकी माँ ने एक बोटी का लुकमा तक नहीं दिया। बेचारी मल्लिका जितनी खाने के लिए खुश थी उतनी ही उदास हो गई और अब तो उसके हलक से एक भी निवाला मुश्किल से उतर रहा था। मल्लिका ने कैसे कैसे खाना खाया और वो रोते हुए अपने कमरे में आ गई। ये कैसा माँ का प्यार है जिसमें बस बेटी की ही कुर्बानी दी जाती है। मैं आज चिकन खाने को कितनी खुश थी, लेकिन माँ ने मुझे चिकन का एक लुकमा तक नहीं दिया और भाई के लिए इतना सारा सालन बचा कर रखा है, जबकि वो बाहर से ही कुछ खा कर आएंगे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरी माँ के लिए मैं क्या हूँ। मेरी औकात एक बोटी चिकन की भी नहीं रखी मेरी माँ ने। लड़की हूँ ना मैं, इसीलिए। बेचारी मल्लिका आज के दिन बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। उसे उसकी माँ ने खाना सही से न देकर उसे बिन बोले ही घर में उसकी अहमियत को समझा दिया था। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब मल्लिका के भाई की शादी होने वाली थी। आज के दिन मल्लिका अपनी माँ से भाई की शादी के लिए शॉपिंग की जिद कर रही थी। माँ, भैया की शादी होने वाली है क्या? आप मुझे कोई सूट या अच्छे से कपड़े नहीं दिलवाओगी? क्या कहा तूने? भाई की शादी के लिए तेरे कपड़े? अकल वकल है तेरे अंदर या सब बेच खाई है? तुझे कपड़े दिलवाऊंगी मैं, लेकिन क्यों? नहीं माँ, मेरा मतलब घर की पहली शादी है, भाई की शादी, और लड़कियां तो कितना बनती है ना अपने भाई की शादी में। तो फिर बनने दे जो बन रहा है। तुझे कपड़े दिलवा कर मुझे क्या मिलेगा? कल को फिर 4 दिन बाद तेरी विदाई सर पर आ जाएगी तो फिर से मैं तेरे लिए कपड़े सिलवाऊंगी। ऐसे ही मेरा डबल खर्चा होगा। माँ, हर लड़की की शादी होनी ही होती है, तो क्या इसका मतलब उन सभी को कपड़े वपड़े बनाने की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए? हाँ, नहीं रखनी चाहिए। जिनकी माएं कपड़े बनाती हैं ना वो पागल होती हैं, वरना क्या पड़ी है कि लड़कियों के कपड़े बनवाओ। अब आइंदा तेरे मुंह पर कपड़ों वपड़ों की बात ना आ जाए, समझ आया? अभी 2 साल पहले ही तो मौसी की लड़की की शादी में तूने नए सूट सिलवाए थे और एक लहंगा भी लिया था, वही पहन लियो, उसका क्या चार डलेगा? क्या कहा माँ, इतने पुराने कपड़े? वो तो इतना ओल्ड फैशन लहंगा है। ऐसा है, वो लहंगा पहनना है तो पहन ले, वरना चुपचाप मुंह बंद करके घर में बैठ। तेरे नखरे उठाने के लिए अपने बेटे की शादी नहीं कर रही हूँ मैं। अपनी शादी में पहनना जो पहनना है। अच्छा ठीक है माँ, वही पहन लूंगी। चल मल्लिका, तुझसे तेरे भाई की शादी में अच्छे से तैयार होने का मौका भी छिन गया। कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़ों से ही काम चला लूंगी। वैसे भी मेरी माँ के कपड़े पहनने से अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। बेचारी मल्लिका ने ऐसे ही अपने दिल को बहला लिया और पुराने कपड़ों को ही ठीक कर लिया। ऐसे दिन गुजर गए और आज के दिन मल्लिका के भाई की शादी थी। सभी तैयार हुए खड़े थे कि तभी मल्लिका बोली, माँ, आप पूरी तरह से तैयार हो और अब बारात भी जाने को है, तो क्या मैं भी तैयार होकर आ जाऊं? फिर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। तू जाएगी? नहीं, तू नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ, मेरे भाई की शादी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ही ना जाऊं? तेरे भाई की बारात है ना, तेरी तो नहीं है ना, तो तेरा जाना जरूरी नहीं है, समझ आया? तू यहीं घर में रह और अपनी भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी कर। लेकिन माँ, मेरा बहुत ज्यादा मन है भाई की शादी में तैयार होने का। चुपचाप घर में ही रुक जा, नहीं तो सबके सामने मार कर रोकूंगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई बड़ी भाई की शादी में जाएगी, ये चुपचाप घर में रहे और जो बोला है वो काम हो जाने चाहिए। माधुरी अपनी ही बेटी को शादी में लेकर नहीं गई। बेचारी मल्लिका के बिना ही बारात पहुंची और सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अभी तक तो फिर भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी माँ मुझे मेरे भाई की बारात में नहीं लेकर गई। ऐसी कौन सी शादी होगी जहाँ बहन ही भाई की शादी में ना शामिल हो पाए? बस लड़की हूँ ना तो सब कुछ झेलना पड़ जाता है। भगवान जी, अगर लड़की होना इतना ही गलत है तो आपने ये औरत जात ही क्यों बनाई है? ना कोई लड़की होता ना ही हमें ये सब झेलना पड़ता। क्या पूरी दुनिया में लड़कियां ऐसे ही घुट घुट कर रह रही होंगी? मल्लिका बेचारी जब खुद के ऊपर ये अत्याचार झेलती थी तो उसके मन में सवाल उठते थे, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब उसे कभी कोई नहीं देता था। ऐसे ही आज के दिन भी हुआ। मल्लिका के मन में सवालों की लहर थी, लेकिन कोई उसके जवाब देने को उसके पास नहीं था। मल्लिका ने इन सब से अपना ध्यान हटाने को अपनी भाभी के प्रवेश की तैयारी की और बारात के आ जाने के बाद माधुरी ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया।
ये क्या, मेरी एक ननद भी है लेकिन ये शादी में तो नहीं थी। समझ गई, इस ननद का घर में कोई खास मोल नहीं है। बातों से ही मेरी सास तो लग भी छोटी ही सोच की रही थी। अब मजा आएगा ना, अब मैं अपनी नंद को अपनी जूती की नोक पर रखूंगी। उर्वशी जो कि मल्लिका की भाभी थी, वो निहायत ही चालाक औरत थी, जिसकी वजह से बेचारी मल्लिका की जिंदगी अभी और मुश्किल होने वाली थी। उर्वशी ने ताड़ लिया था कि उसकी नंद की घर में कोई इज्जत नहीं लगती है और उसने उसकी इसी चीज का फायदा उठाने को सोचा। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज मल्लिका की भाभी की पहली रसोई की रस्म थी, जिसका खाना उर्वशी बना रही थी। लेकिन कल जो मैंने सोचा था कि मेरी नंद की कोई वैल्यू नहीं है, हो भी सकता है कि वो बात गलत हो। चलो आज एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जानती हूँ। ये खास प्लेट मिर्ची वाली सब्जी मैं अपनी ननद के लिए लगा रही हूँ। अगर इसको खाकर मल्लिका ने आतंक मचाया और माँ जी ने मुझे डांटा, मतलब मैं गलत हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, माँ जी ने उल्टा मल्लिका को ही डांट दिया, तो मैं सही हूँ। काम जरा रिस्की है, लेकिन नई बहू से कौन क्या ही बोलेगा। उर्वशी ने चालाकी दिखाई और उसने एक प्लेट में बहुत सारी छोटी छोटी हरी मिर्ची काट कर रख दी। इतना ही नहीं, उसने लाल मिर्ची का पाउडर भी मिलाया और वो प्लेट उसने टेबल पर मल्लिका के आगे ले जाकर रख दी। सभी ने खाना खाना शुरू किया और अरे वाह, क्या बात है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। कितना अच्छा खाना बनाया, सच में खाकर मजा ही आ गया। हाथ में शीरी तो है, बहुत बढ़िया। बहू ये ले तेरा शगुन। भाभी खुद ही इतनी सुंदर है तो खाना क्यों नहीं अच्छा बनाएंगी। मैं भी चक्कर देखती हूँ। वैसे मुझे पता है सभी तारीफ कर रहे हैं तो खाना तो अच्छा ही बना होगा। मल्लिका ने ऐसे बोलकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा तो उसके मुंह के अंदर आग लग गई और भाभी, पानी पानी पानी। अरे क्या बला आ गई, ऐसा भी क्या खा लिया कि बस पानी पानी की हिरट लगा ली है। आप लोगों ने कैसे खा लिया इतना खतरनाक खाना? क्या मतलब कि खतरनाक खाना? तू कहना चाहती है कि तेरी भाभी खाना अच्छा नहीं बनाती है? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये खाना तो बहुत ही ज्यादा अंगारा है। लग नहीं रहा है कि खाने में मिर्ची डाली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मिर्ची में जरा सा खाना है। अरे लो कर लो बात, बस यही एक समझदार है जो बताएगी कि खाने में मिर्ची है या मिर्ची में खाना। ननद जी, अरे आप भी ना, मैंने तो बस आपके साथ प्रैंक किया है, देखो तो जरा। उर्वशी ने अपनी प्लेट का राज खुद ही खोल दिया, इससे पहले कि कोई और पकड़ता, और उसने दिखा दिया कि उसने मल्लिका की प्लेट में कितनी ज्यादा मिर्ची डाल दी थी। भाभी, आपने पूरी हांडिया की मिर्ची मेरी प्लेट में डाल दी, लेकिन क्यों? अरे प्रैंक था ननद जी। वैसे भी ननद अगर भाभी के साथ प्रैंक करे तो ठीक है, भाभी नहीं कर सकती क्या? हाँ तो भाभी, प्रैंक ऐसा तो हो जो कि सेफ हो। आपने तो मुझे मारने का मन बना लिया था शायद। ओहो, जरा सी मिर्ची से ना तुम मर ही गई हो बेटा। बस बातें तो ऐसी किया करो जो अच्छी लग जाए। माँ, आपको तो समझना चाहिए। चलो भाभी ने वैसे ही मजाक में कर दिया, लेकिन मजाक ऐसा ना हो जिससे किसी को कोई नुकसान हो। ये तो बहुत खतरनाक मजाक था। बस मरी नहीं है तो जिंदा ही है। इतना खतरनाक मजाक नहीं था, बस एक छोटा सा मजाक था। लेकिन इस घर में भी हवा बनाने की आदत है। हाँ, इसी को है वो। बस बाबा, कितनी खुश थी उर्वशी, सोच रही थी बेचारी की परिवार के साथ थोड़ा सा हंस लेगी, लेकिन मेरी बहन से तो परिवार की खुशी में बस आग ही लगानी आती है। अब मिल गया तुझको सुकून, हो गए सब चुप। पूरे परिवार ने उर्वशी को कुछ नहीं समझाया और सभी बेचारी मल्लिका के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद मल्लिका कुछ नहीं बोली और वो बस चुप सी अपने कमरे में आ गई। ऐसे अब दिन गुजरने लगे। उर्वशी भी मल्लिका पर रानियों की तरह अपना रौब दिखाती थी। माधुरी उर्वशी से कुछ नहीं बोलती थी और ना ही उसे उसकी कोई गलती दिखाई देती थी, क्योंकि उर्वशी उसकी अमीर बहू थी। बेचारी मल्लिका ही उसके रौब में रहती थी और आज के दिन दोनों नंद भाभी मॉल से शॉपिंग करने को आई हुई थी। उर्वशी मल्लिका का बिल्कुल किसी हैंगर और नौकर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये लो मल्लिका, ये बैग भी पकड़ो। ओ गॉश, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर अपने नेल्स बनवा कर आऊं। वैसे भी बड़े दिन हो गए नेल्स बनवाए हुए। भाभी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। हम 3 घंटों से यहाँ घूम रहे हैं और आपने मुझे 10 पन्नियां दी हुई हैं। कम से कम एक तो आप ले लो। चुपचाप पकड़े रहो ननद जी, बहुत नाजों में नहीं पली हो आप। सब जानती हूँ मैं कि आपको आपकी माँ ने कैसे पाला है। अरे माफ करना। अरे उर्वशी बच्चे, तू कैसी है बेटा? अच्छी हूँ बुआ, आप कैसी हो? और यहाँ कैसे? अरे वो कुछ नहीं, बिंदी का बर्थडे है ना, तो उसको ही कुछ सामान दिलवाने को लाई थी। वैसे बता कि तू कैसे आई है और ये कौन है? नमस्ते आंटी जी। अरे बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे हाथों में बहुत सामान है तो ऐसे हाथ क्यों जोड़ रही हो? कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, देखते ही नमस्ते की। और इसका पहनावा भी कितना अच्छा है। नहीं तो आजकल की लड़कियां तो आधा आधा शरीर खोले हुए घूमती हैं। अभी पूछती हूँ कि ये उर्वशी की कौन है। उर्वशी, बच्ची कौन है? बुआ जी, वो ये मेरी ननद है और ये कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, मेरी उम्र की है। बस मेरी शादी हो गई है और इसकी अभी नहीं हुई है।
अरे मेरे लिए तो तुम दोनों ही बच्चियां हो, बुरा क्यों मान रही हो? ये तेरी ननद है? अच्छा चल उर्वशी, मैं चलती हूँ, आऊंगी हाँ तेरे ससुराल भी। जी बुआ जी। बुआ जी ने पूरे 10 मिनट वेस्ट करवा दिए। इन 10 मिनट में तो मैं नेल्स का डिजाइन पसंद कर ली थी, लेकिन कोई नहीं, अब चलते हैं। चलो ननद जी। उर्वशी को बस अपने कामों की पड़ी हुई थी। उसने मलिका के बारे में जरा भी नहीं सोचा और वो अपने नेल्स बनवाने को आ गई, जिसके बाद वो घर गई। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गई। मलिका का उसके घर वालों ने उल्लू बनाया हुआ था। ऐसी सिलसिला जारी था कि आज के दिन मलिका के लिए एक अमीर परिवार से रिश्ता आया, और यह परिवार कोई और नहीं बल्कि उर्वशी जो बुआ का ही परिवार था, जो उससे मॉल में टकराई थी। अच्छा, तो आप उर्वशी की बुआ हो? ओह अच्छा। तो आपको हमारी मलिका पसंद आई है अपने बड़े बेटे के लिए? क्या नाम बताया था आपने अपने बेटे का? अरे बुआ, आप क्या कहा? मानव भाई के लिए आपको मेरी ननद कहाँ चाहिए? लेकिन क्यों? मेरा मतलब अचानक से क्यों बुआ? अरे वो बेटा, जब तू उसके साथ मुझसे मॉल में टकराई थी ना, उसी दिन मुझे मलिका पसंद आ गई थी। उसके संस्कार, उसकी सादगी, सब मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मैं क्या ही बताऊं। और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मानव के लिए तो यही लड़की बहू बनाकर लाऊंगी। अच्छा, पता है उर्वशी दी, माँ को तो भाभी इतनी अच्छी लगी कि माँ ने एक गज्जर गाया हुआ था कि वो लड़की तो सभी से अलग है। हाँ, वैसे मैंने अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि कोई भी उसके ऊपर लट्टू हो ही जाएगा। मैं बुलाती हूँ हाँ मलिका को। माधुरी ने मलिका को बुलाया, जिसके बाद अब मलिका कमरे में आई। वो सादगी में ही थी और शारदा को वो आज देखकर उस दिन से भी ज्यादा अच्छी लगी। बस फिर क्या था, शारदा ने अपने बेटे की बात मलिका से तय कर दी और कुछ ही दिनों के बाद की शादी की डेट भी रखी गई। देखते ही देखते अब कई दिन गुजर गए थे और आज मलिका की शादी थी। मलिका शादी होकर अपने ससुराल के द्वार पर खड़ी थी, जहां उसके गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। पता नहीं मुझे कैसे लोग मिले होंगे, मेरी जिंदगी अब किस मोड़ पर है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन भगवान जी बस जो करना है अब अच्छा करना, क्योंकि अब नए लोगों का टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मलिका ऐसे ही मन में सोचने लगी कि तभी उसकी नंद बोली, भाभी सब तैयार है, अब आप कलश को गिराते हुए घर के अंदर आओ, और हाँ, आलते की ताल में अपने पाँव को डालना नहीं भूलना। ला मुझे अपने हाथ दे, ऐसे घर में आते वक्त लहंगे में गृह प्रवेश करना भारी होता है, तू मुझे पकड़ ले। शारदा ने अपनी बहू को हाथ दिया, जिससे कि मलिका का घर में आना आसान हो गया और उसके बाद मलिका अपना गृह प्रवेश करते हुए घर के अंदर आई। मलिका को घर में आने के बाद बहुत जोरों से चक्कर आ रहा था। अरे नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ और देर में यहाँ खड़ी रह सकूंगी। पता नहीं माँ जी अब और कौन सी रस्म करवाएंगी। देखिए, अब आज के लिए बस इतना ही काफी है। मुझे लगता नहीं है कि बहू के अंदर बाकी की रस्में भी करने की जान बची होगी, क्योंकि क्या है ना कि शादी में लड़कियां बहुत काम देखती हैं अपने घर के, तो थकान हो ही जाती है। अब बाकी की रस्में हम लोग कल करेंगे, क्यों? ठीक है ना? शारदा ने ऐसे बोलकर अपनी बहू को आराम करने को भेज दिया। पहली बार मलिका को महसूस हुआ था कि किसी को उसकी भी परवाह है। वो बड़ी खुशी से कमरे में गई और बिस्तर पर लेटते ही उसको नींद आ गई। अगली सुबह 6 बजे ही मलिका की फिक्र में आंख खुल गई। क्या वक्त हो गया होगा? अभी तो अच्छा है कि चलो बस 6 ही बजे हैं। ये कैसी खिटपिट की आवाज आ रही है? कहीं मैं उठने में लेट तो नहीं हो गई हूँ? मलिका घबराती सी नीचे को आई, जहां उसने देखा कि उसका ससुर खड़ा हुआ चाय बना रहा है। अरे बाबा, आप चाय क्यों बना रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि बहू एक कप चाय बना दे? बोलिए, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं बहू, सांस तो ले ले, कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो अरे बहू, जब तक ये मुझे अपने हाथ से सुबह सुबह एक कप चाय बनाकर नहीं पिला देते हैं ना, तब तक ना इनका दिन चलता है ना मेरा। इसीलिए ये तो बस वो सुबह वाली चाय बना रहे हैं। वैसे तू अभी से क्यों जाग गई है? जा, तू जाकर सो जा, कोई फायदा नहीं है इतनी जल्दी उठने का। नहीं माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई होगी, आप तो जानती ही हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। अरे बहू, अभी 6 बजे हैं, तू क्या बनाएगी और किसको खिलाएगी? जा सो जा, अपनी थकान उतार ले, जा। शारदा ने मलिका को दोबारा से आराम करने को भेज दिया। पहले तो मलिका को आसानी से नींद आने की तैयार नहीं थी, लेकिन सास के बार बार बोलने की वजह से वो बेड पर लेटी रही और उसको काफी देर के बाद नींद आई। मलिका भी सो ही रही थी कि 11 बजे उसको उसके पति मानव ने जगाया। मलिका, मलिका उठो, मलिका उठो, 11 बज गए हैं। हाँ, क्या हुआ? मैंने उठने में देरी कर दी। अब सभी मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे क्या? बताइए मानव जी, मैं गलती से सो गई थी, वरना मैं तो उठी थी 6 बजे भी। माँ कसम, आप मुझे गलत नहीं समझना। अरे अरे शांत हो जाओ, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि वक्त क्या हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम अगर सोना चाहो तो सो जाओ। नहीं, मैं कैसे सो सकती हूँ? आपको टिफिन दूं क्या?
अरे नहीं बाबा, वो मैं बाहर से ले लूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो आज मैं नहीं जाता। मानव ने मल्लिका को समझा दिया, जिसके बाद मल्लिका नीचे डरते डरते आई, लेकिन नीचे आते ही उल्टा उसके परिवार ने उसके लिए नाश्ता रखा हुआ था। अरे लो आ गई भाभी, भाभी आ जाओ, आपके लिए मटर की कचौड़ी खरीद कर लाया हूँ, बहुत अच्छी होती है यहाँ की, खा लो। मेरे लिए कचौरी? अच्छी माफ कीजिएगा, मैं आने में लेट हो गई। माँ भाभी तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे कि आप कितनी खड़ूस सास हो। माँ जी ये बताइए कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? नहीं, तू अपनी पहली रसोई नहीं बनाएगी। क्यों माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुझे मैं ऐसे नहीं बनाने दूंगी बहू, तेरे लिए तो मैं खास लोगों को घर बुलाकर तब तेरी पहली रसोई करवाऊंगी। तू आखिर मेरे घर की लक्ष्मी है, कल बनेगी तेरी पहली रसोई। चल अब तू आज बता कि तू क्या खाना पसंद करेगी, घर में खाएं या बाहर चलें? जैसे तू बोलेगी वैसा ही होगा। मल्लिका शर्मा गई और उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन घर वाले जानते थे कि मल्लिका को क्या पसंद है, जिसकी वजह से वो उसे बाहर ले गई और आज के दिन सभी ने बाहर ही खाना खाया। ऐसी मल्लिका का अपने ससुराल में एक दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा, इतना ज्यादा अच्छे से गुजरा कि अब मल्लिका को अपनी बीती हुई जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। और आज के दिन मल्लिका की पहली रसोई की रस्म थी, जिसके लिए उसकी सास ने मोहल्ले की सभी औरतों, अपने रिश्तेदारों और मल्लिका की सहेलियों को बुलाया हुआ था। सब कुछ बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था और मल्लिका के साथ उसकी नंद और उसकी ताई सास की बहू हेमा खाना बनवा रही थी। दीदी, हेमा दीदी, क्या मैं ये आलू काट दूं? अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो, आप बस खाना बनाने पर ध्यान लगाओ। ये सब्जियों की छील काट और पिसाई तो हम लोग कर ही देंगे, क्यों है ना भाभी? सही कहा, जल्दी जल्दी से खाना बना लो, जिसके बाद जब मेहमान आ जाएंगे तो हम भी उनके साथ कीर्तन करेंगे और बहुत ज्यादा मजे भी करेंगे। मल्लिका खाना भी अकेले नहीं बना रही थी, उसकी मदद के लिए वहां 2 लोग मौजूद थे, जिनके साथ मल्लिका ने अपना खाना बनाया और कुछ ही देर के बाद खाना बन गया। सभी मेहमान भी आ चुके थे और अब सभी कीर्तन कर रहे थे, जिसमें मल्लिका भी कीर्तन गा रही थी। मेरे बालाजी करो विश्राम, कीर्तन पूरा हुआ, कैलाश पर्वत को भोले चले हैं, गौरा गणपति जी के साथ कीर्तन हुआ है पूरा आज। मेरे भोले जी करो विश्राम, सत्संग पूरा हुआ है। सभी के साथ मल्लिका को कीर्तन गाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिसके बाद उसने सभी को खाना खिलवाया। और अरे वाह शारदा जी, तुम्हारी बहू बस रूप की ही धनी नहीं है, खाना भी ऐसा बनाया है कि बस खाकर झूम जाओ। बहुत ही बढ़िया बहू। नहीं, वैसे ही कहने वाली बात नहीं है, बहू ने खाना सच में ही बहुत बढ़िया बनाया, बहुत अच्छे बहू। ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को मिलती हैं, जो सास का भी इतना आदर माने और घर के काम करने में भी अव्वल हो। ऐसे ही थोड़ी है, लाखों में एक बहू लाई हूँ मैं, चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। शारदा की बात को सुनकर सभी मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार भी अपनी रजामंदी देने लगे, क्योंकि किसी के भी घर में मल्लिका की जैसी सीधी और सुलझी हुई बहू नहीं थी। सभी ने मल्लिका की खूब तारीफ करके खाना खाया, जिसके बाद मल्लिका को सभी ने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए और मल्लिका का दिन रोशन हो गया। अब मैं समझ गई हूँ कि कमी लड़की होने में नहीं है, कमी है लोगों की सोच में। नहीं तो यहाँ अपने ससुराल में भी मैं एक लड़की ही हूँ, लेकिन किसी को यहाँ इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है। मायके में मेरी थाली आंसुओं की थी, लेकिन ससुराल में वही रसोई अब मुस्कानों की है। सच में इसे कहते हैं किस्मत कब किसकी बदल जाए कोई नहीं जानता। सभी को इसीलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मल्लिका को अब अपनी लड़की होने पर दुख या पछतावा नहीं बल्कि गुरूर हो रहा था। मल्लिका अब अपने घर में अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। उसके ससुराल में सभी लोग मल्लिका को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, जिसकी वजह से मल्लिका को अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। घर में खाना पहले मल्लिका की प्लेट में निकलता था, अब बाद में सब खाया करते थे। ऐसा सम्मान पाकर मल्लिका सौभाग्यशाली समझती है और अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था।